हे गाइस, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन। यानी कि जो ट्रांसलेशन हिंदी में लिखे होते हैं हम लोग उन्हें अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करें, इस वीडियो में आज हम लोग यही सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन सी कहानी, कौन सा ट्रांसलेशन आज हम लोग सीखेंगे। तो देखिए लिखा है, हमारा देश महान और विशाल है। हमारे पास जमीन के नीचे दबे हुए लोहे और कोयले की बहुत बड़ी मात्रा है। ये दो ऐसे खनिज पदार्थ हैं जिनकी बड़े उद्योगों की स्थापना में सबसे अधिक आवश्यकता होती है। हमारी नदियों और झीलों में पर्याप्त पानी का भंडार है, जिनको हमें फसलें उत्पन्न करने तथा विद्युत उत्पादन करने के लिए आवश्यकता होती है। हमारे देश में पुरुषों और स्त्रियों की बहुत बड़ी संख्या है जो चतुर और कठोर परिश्रमी हैं। इन सब प्राकृतिक संसाधनों के होते हुए भी हम इतने गरीब और पिछड़े हुए क्यों हैं? इसका उत्तर ये है कि अभी तक हमारी जनता के कल्याण के लिए कोई योजनाबद्ध प्रयास नहीं किया गया है। स्वतंत्रता के पश्चात कुछ वर्षों को छोड़कर हमारे देश के शासकों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के अतिरिक्त कुछ नहीं किया है। उनका लक्ष्य केवल सत्ता और पैसा प्राप्त करना रहा है, ना कि जन कल्याण। उन्होंने ये प्रयास किया ही नहीं कि देश प्राचीन गौरव को पुनः प्राप्त करे और जनता खुशहाल बने। तो चलिए अब इसको सीखते हैं कि अंग्रेजी में इसे कैसे हम लोग ट्रांसलेट करें। इस वीडियो में हम आपको एक एक लाइन को ट्रांसलेट करके बताएंगे, साथ ही साथ ये भी बताते चलेंगे कि कैसे आपको इसका ट्रांसलेशन करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए, आपको ये तो पता ही होगा कि कोई भी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक, उसके बाद मेन वर्ब होता है, ठीक, उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये तो आपको पता ही होगा कि एक सेंटेंस इतने से मिलकर बना होता है। सब्जेक्ट होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यानी सबसे पहले में सब्जेक्ट ढूंढना होता है। अब देखो यहाँ पर लिखा है कि हमारा देश महान और विशाल है। यानी हमारा देश महान और विशाल है। ये सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इस सेंटेंस में कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है हमारा देश, जो कि हमारा सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, हमारा का मतलब आवर होता है, इसको आर भी बोलते हैं। हमारा का मतलब आर होता है, इसको आवर भी बोलते हैं, ठीक। आवर कंट्री या आर कंट्री, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद महान और विशाल है के लिए जब सिंपल सेंटेंस होता है तो अगर प्रेजेंट में होता है तो उसके लिए इज, एम, आर में से आपको किसी एक हेल्पिंग वर्ब को लगाना होता है, और अगर पास्ट में हो तो वाज वर्ब में से एक हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना होता है। यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है, जो सिंपल सेंटेंस है, ये बना हुआ है प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि यहाँ पर हमको इज, एम, आर में से एक लगाना है। देखो इज का प्रयोग हम लोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और आर का प्रयोग हम लोग करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, और एम का प्रयोग आई के साथ होता है। तो यहाँ पर लिखा है आवर कंट्री, उसके बाद लिखिए इज आपका हो जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसके साथ हम लोग लगाएंगे इज। उसके बाद लिखा है महान और विशाल है। तो सबसे पहले महान के लिए हम लोग लिखते हैं ग्रेट, ठीक, और के लिए होता है एंड, विशाल के लिए आप चाहे ह्यूज लिख दीजिए, वास्ट लिख दीजिए। दो में से देखिए ह्यूज मीन्स भी होता है बड़ा यानी विशाल, और वास्ट मीन्स भी होता है बड़ा या विशाल, ठीक। दो में से आप कोई भी लिख सकते हो, दोनों सही हैं। उसके बाद लिखा है हमारे पास जमीन के नीचे दबे हुए लोहे और कोयले की बहुत बड़ी मात्रा है। फिर से इसको ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, हमारे पास जमीन के नीचे दबे हुए लोहे और कोयले की बहुत बड़ी मात्रा है। अब ध्यान दीजिए, जैसे कि अच्छा हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास एक पेन है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, वी हैव अ पेन, यानी हमारे पास एक पेन है। चलो मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा है हमारे पास एक पेन है, तो हम लोग इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले हमारे के लिए वी, और उसके बाद हमारे पास है, जब किसी के पास कुछ होता है तो हम लोग हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये प्लूरल है, इसके लिए हम हैव लगाएंगे, तो वी हैव, उसके बाद लिख देते हैं अ पेन, यानी हमारे पास एक पेन है।
उसी तरह से ये सेंटेंस भी देखिए आप, यहाँ पर लिखा है हमारे पास जमीन के नीचे दबे हुए लोहे और कोयले की बहुत बड़ी मात्रा है, यानी हमारे पास है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वी हैव, ठीक, वी हैव, उसके बाद बहुत बड़ी मात्रा, तो बहुत बड़ी मात्रा के लिए लिखेंगे हम लोग बहुत बड़ी, यानी बहुत बड़ी के लिए आप लिखो चाहे ह्यूज या फिर वास्ट क्वांटिटीज। मात्रा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, क्वांटिटीज, और बहुत बड़ी है तो क्वांटिटीज हो जाएगा, क्वांटिटीज यानी बहुत बड़ी मात्रा। उसके बाद देखिए लोहे और कोयले की, किसकी बहुत बड़ी मात्रा है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है लोहे और कोयले की बहुत बड़ी मात्रा है, तो यहाँ पर ऑफ की के लिए ऑफ लगाइए। उसके बाद लोहे और कोयले की, तो यहाँ पर लोहे के लिए आयरन एंड कोयले के लिए हम लोग अंग्रेजी में लिखते हैं कोल, कोल माने कोयला होता है। और उसके बाद लिखा है दबे हुए, दबे हुए के लिए हम लोग लिखते हैं बरीड, ठीक, बरीड माने दफनाया हुआ, यानी देखो बरी माने दफनाना और बरीड होता है दबे हुए, यानी दबे हुए के लिए हम लोग लिखते हैं बरीड, ठीक। उसके बाद जमीन के नीचे, तो यहाँ पर नीचे के लिए अंडर, उसके बाद द ग्राउंड, ग्राउंड यानी जमीन, ग्राउंड लिख सकते हो या फिर लैंड भी लिख सकते हो। तो देखिए फिर से देख लीजिए, लिखा है कि हमारे पास जमीन के नीचे दबे हुए लोहे और कोयले की बहुत बड़ी मात्रा है। तो सबसे पहले हमारे पास है वी हैव, ठीक, उसके बाद बहुत बड़ी मात्रा है, हमारे पास क्या है, देखो बहुत बड़ी मात्रा है ना, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वी हैव ह्यूज या वास्ट क्वांटिटीज। अब उसके बाद लिखिए बहुत बड़ी मात्रा हो गया, अब किसकी बहुत बड़ी मात्रा है, लोहे और कोयले की, तो ऑफ लगाइए, की जो है यहाँ पर किसकी है, तो यहाँ पर की के लिए ऑफ लगाइए। उसके बाद लोहे, लोहे के लिए आयरन एंड कोल माने कोयला होता है, यानी लोहे और कोयले की बहुत बड़ी मात्रा है। अब इसके बाद जो कि क्या है, जमीन के नीचे दबा हुआ है, तो यानी दबे हुए के लिए हम क्या लिखेंगे, बरीड। उसके बाद नीचे के लिए अंडर द ग्राउंड या फिर लैंड, ग्राउंड कहिए यानी जमीन को, लैंड कहिए, ग्राउंड भी कह सकते हो, ठीक। उसके बाद आगे लिखा हुआ है ये दो ऐसे खनिज पदार्थ हैं जिनकी बड़े उद्योगों की स्थापना में सबसे अधिक आवश्यकता होती है। सबसे पहले लिखा है ये दो ऐसे खनिज पदार्थ हैं, तो ये दो, ये के लिए लिखिए दीज, ये आर, दीज के साथ आर होता है, ये दो ऐसे खनिज पदार्थ हैं, तो दो के लिए द लिखिए, द टू, और खनिज पदार्थ के लिए हम लोग लिखते हैं मिनरल्स, यहां पर लिखिए मिनरल्स। उसके बाद लिखा है जिनकी बड़े उद्योगों की स्थापना में सबसे अधिक आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर जो जिनकी है, ये जिनकी यहाँ पर जो शब्द है ये क्या है, आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी जिनकी के लिए हम लोग लिखेंगे दैट, दैट जिनकी बड़े उद्योगों की स्थापना में सबसे अधिक आवश्यकता होती है, तो आवश्यकता होती है यानी हम लोग लिखेंगे आवश्यकता होती है, तो दैट आर नीडेड, आर नीडेड यानी आवश्यकता होती है, रिक्वायर्ड भी कह सकते हो, रिक्वायर्ड। और यहां पर देखिए सबसे अधिक आवश्यकता है, तो यहां पर मोस्ट लिख दीजिए, मोस्ट नीडेड या फिर रिक्वायर्ड, ठीक, चाहे आप नीडेड कहो या रिक्वायर्ड कहो, दोनों का मतलब वही होता है। सबसे पहले फिर समझिए, यहां पर लिखा है ये दो ऐसे खनिज पदार्थ हैं, तो क्या लिखेंगे, दीज आर द टू मिनरल्स। उसके बाद जिनकी बड़े उद्योगों की स्थापना में सबसे अधिक आवश्यकता होती है, जिनकी के लिए दैट यानी आवश्यकता होती है, एक सिंपल सेंटेंस है, लिखेंगे हम लोग आर मोस्ट नीडेड यानी सबसे अधिक आवश्यकता यानी जरूरत, नीडेड या फिर रिक्वायर्ड दोनों लिख सकते हो, ठीक, दो में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। अब देखिए सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, अब किसमें होती है, बड़े उद्योगों की स्थापना में, तो में के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन लिखते हैं, और स्थापना के लिए आप लिख सकते हो, स्थापना के लिए आप चाहे लिख दो सेटिंग
सिटिंग अप लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट दो में से कोई भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब किसकी स्थापना में? बड़े उद्योगों की। ऑफ ह्यूज लिख सकते हो या फिर वास्ट, यानी बड़े उद्योगों में। उद्योगों के मतलब आप लिख सकते हो इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज ये आर है। तो आपका पूरा सेंटेंस हो गया, दीज आर द टू मिनरल्स दैट आर मोस्ट नीडेड या रिक्वायर्ड इन सेटिंग अप, या फिर आप कह सकते हो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ह्यूज या फिर वास्ट इंडस्ट्रीज। देखिए यहाँ पर ये जो हम टिक लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? आप दो में से कोई भी लिख सकते हो, आपको जो पसंद हो, चाहे आप ह्यूज लिखो या वास्ट लिखो, चाहे आप नीडेड लिखो या रिक्वायर्ड लिखो। मैं आपको दो दो मीनिंग साथ में बताते चल रहा हूँ ताकि आपको मीनिंग भी आने लगे और आपको जो याद हो जाए वही आप लिख देना। ठीक, यहाँ पर सेटिंग आप लिख सकते हो या फिर इस्टेब्लिश लिख सकते हो, इसका मतलब होता है स्थापना। उसके बाद लिखा है, हमारी नदियों और झीलों में पर्याप्त पानी का भंडार है जिनको हमें फसलें उत्पन्न करने तथा विद्युत उत्पादन करने के लिए आवश्यकता होती है। तो देखो, इसको ट्रांसलेशन करने से पहले आप मुझे ये बताइए, वैसे तो आपने स्कूल पर बहुत से निबंध लिखे होंगे बचपन में और बहुत से आपने रट भी लिए होंगे। तो चलिए अब आप हमें बताइए कि जब हम लोग स्कूल का निबंध लिखते हैं तो वहाँ पर होता है, जैसे कि वहाँ पर आ जाता है हमारे स्कूल में 10 टीचर हैं, तो इसके लिए आप क्या कहते हो? हमारे स्कूल में 10 टीचर हैं, तो आप इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हो? आप इसको ऐसे ही तो बताते हो, देयर आर 10 टीचर इन आवर स्कूल, यही तो आप कहते हो। यानी हमारे स्कूल में 10 टीचर हैं, देयर आर 10 टीचर इन आवर स्कूल। तो यहाँ पर आप हमें ये बताइए कि हम लोग यहाँ पर देयर का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? तो हम लोग यहाँ पर देयर का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है। क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर किसी को हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे स्कूल में 10 टीचर हैं, तो हम आपका परिचय करा रहे हैं अपने स्कूल से। इसलिए इन प्रकार के वाक्यों को हम लोग कहते हैं इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। और यहाँ पर जो देयर है, देयर भी इंट्रोडक्टरी होता है, इसका यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है। देयर का मतलब कोई भी यहाँ पर नहीं होगा। देखो, देयर का मतलब वहाँ तो होता है लेकिन यहाँ पर इसका कोई अर्थ नहीं होगा, ये सिर्फ यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा रहा है। तो देखो, उसी तरह से हमारा ये भी सेंटेंस है, हमारी नदियों और झीलों में पर्याप्त पानी का भंडार है। जैसे हम लोग कहते हैं हमारे स्कूल में, तो यहाँ पर स्कूल के स्थान पर यहाँ पर लिखा है नदियों और झीलों में। उसके बाद कहते हैं 10, हमारे स्कूल में 10 टीचर हैं, तो देयर आर 10 टीचर। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देयर। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि हमारी नदियों और झीलों में पर्याप्त पानी का भंडार है। तो देखो, पहले आप इसको समझिए। इस तरह से जब सेंटेंस होता है हमारे स्कूल में 10 टीचर हैं, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिखते हैं देयर आर 10 टीचर। यहाँ पर आर क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर 10 टीचर की बात कर रहे हैं। ठीक, देयर आर 10 टीचर इन आर स्कूल। आर स्कूल। उसी तरह से यहाँ पर ये भी सेंटेंस है, हमारी नदियों और झीलों में पर्याप्त पानी का भंडार है, तो देयर इज। ठीक, उसके बाद है पर्याप्त के लिए आप लिखो इनफ। पानी का भंडार है, पानी का भंडार यानी वाटर कह दो, पानी का भंडार ये हो जाएगा। ठीक, यानी कि देयर इज इनफ वाटर इन हमारी नदियों, इन आर रिवर्स यानी नदियों, एंड लेक्स और झीलों में। हमारी नदियों और झीलों में पर्याप्त पानी का भंडार है, देयर इज इनफ वाटर इन आर रिवर्स एंड लेक्स। लेक्स का मतलब होता है झील। उसके बाद लिखा है जिनको। तो देखिए, जब निर्जीव होता है उसके लिए हम लोग लिखते हैं व्हिच। व्हिच ये रिलेटिव प्रोनाउन है, जिनको हमें फसलें उत्पन्न करने तथा विद्युत उत्पादन करने के लिए आवश्यकता होती है। तो देखिए, पानी जो होता है
पानी को हम लोग क्या करते हैं, फसल में बोने में हम लोग का उपयोग होता है, और उसके बाद बिजली भी जो बनती है ना, उसमें भी पानी का तो यूज होता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि हमें फसलें उत्पन्न करने और विद्युत उत्पादन करने के लिए आवश्यकता होती है। तो यानी हमें ज़रूरत होती है, वी नीड, अब क्या करने के लिए, पैदा करने के लिए, टू प्रोड्यूस। ठीक, उत्पन्न करना या पैदा करना मतलब प्रोड्यूस होता है। उसके बाद लिखा है फसलें उत्पन्न करने के लिए और विद्युत उत्पादन, प्रोड्यूस क्रॉप्स, क्रॉप्स माने फसलें, एंड प्रोड्यूस, और क्या उत्पन्न करने के लिए, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी होता है, चाहे विद्युत उत्पादन या बिजली वही होता है। अगला सेंटेंस यहाँ पर लिखा है हमारे देश में पुरुषों और स्त्रियों की बहुत बड़ी संख्या है। ये भी सेंटेंस सेम इसी तरह से है जैसे कि हम लोग यहाँ पर इस सेंटेंस को ट्रांसलेट किए थे। तो यहाँ पर लिखा है हमारे देश में पुरुषों और स्त्रियों की बहुत बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर लिखिए देयर आर अ लार्ज नंबर, यानी बहुत बड़ी संख्या है। अ लार्ज नंबर किसकी है, ऑफ, आदमियों की और पुरुषों की, मैन एंड वोमेन, हमारे देश में, इन आर कंट्री। उसके बाद यहाँ पर आप जो पूर्णविराम लगा दिए हैं, सॉरी यहाँ पर आपको लगाना नहीं है, और यहाँ पर आप इसके स्थान पर कामा लगा सकते हो, ठीक। और इसके बाद यहाँ पर लिखा है जो चतुर और कठोर परिश्रमी, क्योंकि आपका सेंटेंस आगे भी लिखा हुआ है जो चतुर और कठोर परिश्रमी है। तो देखिए किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, हमारे देश में आदमियों और औरतों की बहुत बड़ी संख्या है जो चतुर और कठोर हैं। जो किसके लिए आया है, आदमियों की और औरतों के लिए। यानी कि जब हम इंसानों की बात करते हैं, इंसानों के लिए अगर रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो वहाँ पर हम हु का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो का जो मतलब है इसका इंग्लिश होगा हु। हु माने जो, इज माने हैं। उसके बाद आप लिखिए क्लेवर माने चतुर, चाहे आप क्लेवर लिखिए, स्मार्ट लिखिए या फिर इंटेलिजेंट लिखिए, इंटेलिजेंट। तो आपका पूरा सेंटेंस हो जाएगा देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ मैन एंड वोमेन इन आर कंट्री हु इज क्लेवर, स्मार्ट या इंटेलिजेंट। इसके मैंने 3 आपको अर्थ बता दिए, इसमें से आप कोई भी वर्ड चुन सकते हो, ठीक, जो आपको समझ में आता हो या आता हो। उसके बाद यहाँ पर लिखा है इन सब प्राकृतिक संसाधनों के होते हुए भी हम इतने गरीब और पिछड़े हुए क्यों हैं। तो इन सब प्राकृतिक संसाधनों के होते हुए भी इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इन सब प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद भी या फिर होते हुए भी। तो यानी के बावजूद के लिए हम क्या लिखते हैं, डिस्पाइट, ठीक। चाहे आप कहो के बावजूद या फिर इन सब के होते हुए भी, इन सब प्राकृतिक, और किसके बावजूद, इन सब प्राकृतिक, यानी इन सब ऑल दीज इन सब प्राकृतिक संसाधनों की। तो यहाँ पर प्राकृतिक के लिए हम लोग लिखते हैं नेचुरल, संसाधनों के लिए रिसोर्सेज, यहाँ पर रिसोर्सेज। उसके बाद कामा लगाइए। उसके बाद लिखा है हम इतने गरीब और पिछड़े हुए क्यों हैं। तो क्यों के लिए व्हाई लिखिए सबसे पहले, और हैं यानी आर वी, इतने गरीब, इतने के लिए सो, और गरीब के लिए पुअर, और पिछड़े हुए, और के लिए एंड, और पिछड़े हुए के लिए बैकवर्ड लिखिए, बैकवर्ड। फिर उसके बाद लिखा है इसका उत्तर ये है, इसके लिए हम लोग लिखेंगे द आंसर इज दैट, कि अभी तक के लिए सो फॉर,
हमारी जनता के कल्याण के लिए कोई योजनाबद्ध प्रयास नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो आपका सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो आपका क्या है, कोई योजनाबद्ध प्रयास। ये आपका आपका क्या हो गया, ये आपका सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर लिखा है कोई भी नहीं, तो कोई योजनाबद्ध नहीं, तो कोई नहीं के लिए नो, योजनाबद्ध के लिए प्लान्ड होता है, प्लान्ड। उसके बाद प्रयास के लिए इफोर्ट। कोई भी योजनाबद्ध प्रयास नहीं किया गया है, यानी ये पैसिव सेंटेंस है, हैज बीन। उसके बाद करने के लिए मेड होता है, यानी मेक का थर्ड फॉर्म मेड, यानी नहीं किया गया है। अब किसके लिए नहीं किया गया है, हमारी जनता के कल्याण के लिए, के फॉर और वेलफेयर, वेलफेयर यानी कल्याण होता है, ऑफ आवर पीपल। उसके बाद अगला सेंटेंस है स्वतंत्रता के पश्चात कुछ वर्षों को छोड़कर। तो छोड़कर के लिए आपका होता है एक्सेप्ट फॉर। इसके लिए आप कह सकते हो एक्सेप्ट फॉर, यानी छोड़कर। अब क्या छोड़कर, यहाँ पर आप एक और वर्ड यूज कर सकते हो, बैरिंग भी कह सकते हो आप, बैरिंग। ठीक, बारिंग भी आप कह सकते हो, एक्सेप्ट फॉर भी कह सकते हो। तो छोड़ कर के लिए आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, बैरिंग या एक्सेप्ट फॉर, यानी छोड़ करके। अब कुछ वर्षों को छोड़ करके ना, तो यहाँ पर एक्सेप्ट फॉर या बैरिंग कुछ वर्षों के लिए, तो अ फ्यू ईयर, कुछ वर्षों को छोड़ करके। उसके बाद लिखा है स्वतंत्रता के पश्चात, यानी पश्चात के लिए आफ्टर, यानी के बाद इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता। फिर उसके बाद लिखा है हमारे देश के शासकों ने, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शासकों ने, यानी द रूलर्स, शासकों के लिए होता है द रूलर्स ऑफ आर कंट्री, यानी हमारे देश के, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अपनी स्वार्थ सिद्धि के अतिरिक्त कुछ नहीं किया है, तो कुछ नहीं किया है यानी हैव नॉट डन एनीथिंग। कुछ के लिए एनीथिंग लिख दीजिए, एनीथिंग। या फिर आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको नॉट यहाँ पर नहीं लगाना है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ से लिखिए हैव, या फिर कह सकते हो हैव डन नथिंग। कुछ नहीं के लिए नथिंग होता है। फिर उसके बाद लिखा है अपनी स्वार्थ सिद्धि के अतिरिक्त, अतिरिक्त यानी के अलावा। तो किसी चीज के अलावा जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग एक्सेप्ट, यानी किसके अलावा, किसके अतिरिक्त, अपनी स्वार्थ सिद्धि। अपनी स्वार्थ सिद्धि यानी खुद के स्वार्थ सिद्धि के लिए, तो इसके लिए लिखिए सेल्फ। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए होता है सिर्फ रियलाइजेशन, सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन। तो आपका पूरा सेंटेंस हो जाएगा द रूलर्स ऑफ आवर कंट्री हैव नॉट डन एनीथिंग, या फिर आप कह सकते हो हैव डन नथिंग एक्सेप्ट सेल्फ रिलैक्सेशन। उसके बाद आगे लिखा हुआ है उनका लक्ष्य केवल सत्ता और पैसा प्राप्त करना रहा है, ना कि जन कल्याण। तो यानी उनका लक्ष्य के लिए हम लिखेंगे देयर, लक्ष्य के लिए गोल या एम भी कह सकते हो, ठीक। यानी उनका गोल रहा है, यानी इज ओनली, उनका गोल केवल रहा है क्या प्राप्त करना, टू, प्राप्त करने के लिए रिटेन होता है। सत्ता के लिए हम लोग लिखेंगे पावर एंड मनी, यानी पैसा। ना कि जन कल्याण, ना के लिए नॉट पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर का पूरा सेंटेंस हो जाएगा देयर गोल इज ओनली टू रिटेन पावर एंड मनी नॉट पब्लिक वेलफेयर। यानी उनका लक्ष्य केवल पैसा प्राप्त करना और सत्ता प्राप्त करना रहा है, ना कि जनता कल्याण। उसके बाद आपका आखिरी सेंटेंस लिखा हुआ है उन्होंने ये प्रयास नहीं किया,
यानी उन्होंने नहीं किया, ही डिड नॉट ट्राई, यानी उन्होंने कोशिश नहीं किया। उसके बाद क्या करने के लिए, इस प्राचीन गौरव को पुनः प्राप्त करने। तो पुनः प्राप्त करने के लिए यहाँ पर लिखिए टू, और पुनः प्राप्त करे यानी इसके लिए होगा रिटेन। उसके बाद क्या प्राप्त करें, प्राचीन गौरव के लिए होगा द एंशियंट गौरव के लिए होता है ग्लोरी, या फिर आप डिग्निटी भी कह सकते हो, डिग्निटी। और जनता खुशहाल बने, एंड सबसे पहले जनता, द पब्लिक बने यानी विकेम लिख सकते हो, विकेम। खुशहाल के लिए होता है हैप्पी। आपका पूरा सेंटेंस हो जाएगा, ही डिड नॉट ट्राई, उन्होंने कोशिश नहीं की, टू रिटेन द एंशियंट ग्लोरी या फिर डिग्निटी, द पब्लिक एंड द पब्लिक विकेम हैप्पी, यानी उन्होंने ये प्रयास ही नहीं किया कि देश प्राचीन गौरव को पुनः प्राप्त करे और जनता खुशहाल बने। आवर कंट्री इज ग्रेट एंड वास्ट, वी हैव वास्ट क्वांटिटीज ऑफ आयरन एंड कोल बरीड अंडर द ग्राउंड या फिर लैंड। There are the two minerals that are most needed required in setting up establishment of huge industries. There is enough water in our rivers and lakes which we need to produce crops and produce electricity. There are a large number of men and women in our country who is clever. Despite all these natural resources, why are we so poor and backward? The answer is that so far no planned effort has been made for welfare of our country except for a few years after independence. The rulers of our country have not done anything या फिर have done nothing except self-realization. Their goal is only to retain power and money, not public welfare. He did not try to retain the ancient glory and the public became happy. तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये ट्रांसलेशन समझ में आया होगा। अगर आपको ट्रांसलेशन समझ में आया है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं।